राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो, अच्छे रहें, यही उम्मीद है। अभी अभी मेरे पास फ़ोन आया था, हमारे जमाई राजा जी राजस्थान पर लाइव आ रहे हैं। मैंने कहा चलो सबसे पहले उनको कवर कर ही लिया जाए। इतनी सारी खबरें अगर मैं कवर करती हूँ तो वो खबर कवर क्यों नहीं करूँगी। तो सब उसका विषय है जो है, जिस पर वो बोल रहे आ रहे हैं, वो है 8 मई को 2008 में जो बम ब्लास्ट जयपुर में हुआ था। उस बम ब्लास्ट के बारे में किसी भी सरकार ने अच्छी तरह से एक्शन क्यों नहीं लिया। उन गुनहगारों को कोई सज़ा अच्छी तरह से क्यों नहीं दी। ऐसा है, फांसी की सज़ा सुनाई लिखा हुआ है, लेकिन शायद अभी तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, ये इसमें लिखा हुआ है। और आज सुबह ये हुआ कि बहुत सारे स्कूलों में कम से कम शायद 36 या 56 स्कूलों में ईमेल सुबह सुबह 6 बजे आज सब स्कूलों में जारी किया गया कि स्कूल में बम है, स्कूल उड़ा दिया जाएगा। हालात ये हो गए कि जो बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, अपने अपने पेरेंट्स उन बच्चों को लेने के लिए सुबह सुबह भागे बेचारे। अब कौन किस तरीके से भागा है ये तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी मुश्किल हुई होगी कि बच्चा अभी स्कूल पहुंचा ही है, किसी ने खबर पढ़ी नहीं पढ़ी, फ़ोन पे मैसेज आया नहीं आया, और एक दूसरे से कह के फ़ोन करके और लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और स्कूलों से जा के अपने अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था उस टाइम पे, 16 या 17 जगह पे बम ब्लास्ट हुआ था उस टाइम पे। इस नागरिकों की जान गई, उनको हम सबसे पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि करते हैं। मिथिलेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं आ रहा हूँ आपके पास। मिथिलेश जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सबसे पहले अभिनव शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सर, किस तरह आप इस पूरे मामले को देखते हैं और ये इतना लंबा इंतजार बरसों बरस का बढ़ता ही जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं सर? सुमित जी, सबसे बड़ा कारण ये है कि इस प्रकार के मुकदमे जो एक समय पर हाई प्रोफाइल होते हैं, वो विद पैसेज ऑफ टाइम कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर केवल एक फाइल और एक नंबर बन करके रह जाते हैं। प्रोसिक्यूशन के लिए भी वो एक प्रक्रिया और एक प्रकरण बन करके रह जाती है और उसको एक साधारण तरीके से डील करने की पद्धति बन जाती है। सरकारों के आने और जाने की जो प्रक्रिया बनती है, उसमें जिस प्रकार से प्रोसिक्यूशन में चेंजेस होते हैं और उसमें गंभीरता जो है वो घटती समय के साथ चली जाती है। मैं समझता हूँ यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप डेडिकेटेड उसके ऊपर जो टीम लगाते हैं, उसको परस्यू करने में जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं नाकाम हो जाता है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। तो एक जो लचरता आती है वो मानसिकता की वजह से आती है, माइंडसेट की वजह से आती है। और एक ऑर्डिनरी कोर्ट प्रोसीडिंग में आप जब एक वकील को जिस चीज के लिए एंगेज करते हैं, एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी अगर इसमें मान लीजिए किसी प्रकरण में एंगेज किया जाता है, तो उसके बाद में विभाग जब तक, यानी क्लाइंट जब तक पीछे न पड़े, तो उस दर्द को प्रोसिक्यूशन महसूस नहीं करता जो पीड़ित पक्ष ने झेला है। और इसीलिए अब इस वर्तमान प्रकरण में स्थिति ये बनी है कि पीड़ित पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है कि प्रोसिक्यूशन जिसको हमारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी वो नहीं ले पाया। अब हम आए हैं आपके सामने, हमारी पीड़ा सुन लीजिए। उस अपील के अगेंस्ट में महसूस नहीं कर पा रहा है। ये सारी प्रक्रिया उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रही है, दर्द नहीं महसूस करता, ये संवेदनशीलता का विषय है। सर, आपको नहीं लगता, अभिनव जी, आपको नहीं लगता कोर्ट उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रही है, लेकिन कोर्ट दिल्ली के सीएम का दर्द महसूस कर लेती है कि आदतन अपराधी नहीं है साहब, चुनाव का वक्त है, जमानत दे दो, लेकिन उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रही है कोर्ट। आपको नहीं लगता कि सवाल न्यायपालिका के फैसलों पर भी उठेंगे, उंगलियां उठेंगी? नहीं लगता आपको सर? सुमित जी, जहां तक केजरीवाल के संबंध में आपका प्रश्न है, मैं उस पर कोई टिप्पणी यहाँ करना उचित नहीं समझता। आपका हक है, आप एक लोकतंत्र का माध्यम है, स्पष्ट रूप से निश्चित तौर पे आपकी स्वतंत्रता है, आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन एक वकील होने के नाते और ये जानते हुए कि वो मामला अभी उच्चतम न्यायालय में लंबित है, मेरा टिप्पणी करना, ये कह देना इस स्टेज पे कि चुनाव प्रचार के लिए छोड़ दिया गया, इस तरीके के अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑर्डर नहीं हो सकते। ऐसा देखा
देखा नहीं जा सकता क्योंकि अब ऑर्डर हाथ में आ चुका है। ये मामला तो बहुत संवेदनशील था, इस पर जहां तक आपको बहुत ये ज्यादा प्रश्न है कि इस व्यक्तिगत हाँ इस प्रस्तुत मामले में हाँ इस प्रस्तुत मामले में जो हम बात कर रहे हैं आज आप बात कर रहे हैं इस 13 मई 2008 के धमाकों के बारे में। हाँ। इस संबंध में यदि न्यायपालिका अभिनव सर मुझे एक बात बताइए, देखिए हम और आप आपके जानते हैं कि कानून सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर चलता है, लेकिन क्या इस तरह के मामलों में ऐसा नहीं हो सकता था? हमने उन्हें बरी कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता था? कुछ और ट्रायल चलाए जाते, कुछ और टाइम दिया जाता। काम नहीं हो सकता। आप इस प्रकरण को अगर देखेंगे, इसका थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे तो ये इस वजह से नहीं घटा आदेश कि इसके अंदर साक्ष्य नहीं है या कुछ नहीं है, लापरवाही की वजह से ही ऐसा हुआ। ये प्रश्न ये था कि इसमें तत्कालीन समय में जो प्रोसिक्यूशन ने जिस प्रकार की कार्रवाइयां करी, लापरवाही ये रही कि 8 बम ब्लास्ट हुए, 8 के अलग अलग मामले दर्ज किए गए, यही सबसे बड़ी लापरवाही मानते हैं सर आप, या इसके अलावा भी और कोई लापरवाही नजर आती है आपको? बहुत सारी इसके अलावा भी हैं। इसके देखिए 8 पे 10 कर दें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 8 जगह पे घटनाएं घटी, 8 अलग अलग FIR भी दर्ज हो जाए, उसका ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए, मान लीजिए वो 8 फाइलें एक ही एजेंसी के पास गई बाद में, NIA अगर इस प्रकरण के अंदर आती है या ऐसे किसी भी प्रकरण में आती है तो ये एजेंसी इसके पास जांच क्लब हो जाती है, वो प्रकरण एक ही बन जाता है, भले कागजों में वो पर्चा बयानी उसके और पर्चे जो है वो 8 खुले हुए। सवाल ये है कि वो अपनी जांच करेगी, आरोपी को पकड़ेगी। अभिनव सर मैं आ रहा हूँ, वो कौन सी लापरवाही है वो जानेंगे आपसे। थोड़ी चर्चा राजनीतिक रूप से अब कर लेते हैं। आर तिवारी साहब, आप एक जिम्मेदार नेता है, वरिष्ठ नेता है पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिम्मेदार नेता, और आपके साथ सैकड़ों बार डिबेट में, लेकिन आपसे उम्मीद मुझे इतनी सी थी कि आप अपनी कमेंट में कहेंगे कि मृतकों को श्रद्धांजलि, परिवार के साथ सहानुभूति, हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे हम पक्ष में हैं विपक्ष में हैं। आपके साथ तिवारी साहब मैं कई बार बैठा हूं, चर्चा की है आपके साथ, आपसे इस एक लाइन की उम्मीद थी मुझे, जो नहीं सुनने को मिली, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, आक्रोशित हुआ मैं, वो आक्रोश आपके समक्ष रखा है मैंने। तिवारी साहब, सुमित भाई, किसी भी समझदार आदमी को जो इंसानियत को मानता है ऐसे धमाकों को कभी भी समर्थन नहीं करेगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम उनका जो 8 का अटैक, 8 बजे का अटैक, जी राजस्थान का प्रोग्राम आता है 8 का अटैक, वो प्रोग्राम पूरा हुआ, उसी में अभी वो आए थे, बहस चर्चा जो भी बोल सकते हैं वो सब पूरी हो गई है, और अब जाके वो सब ख़त्म हुआ। उसके बाद सारी चर्चाओं में कुल मिला के बात यही हुई कि उन्होंने केजरीवाल जी के ऊपर से प्रश्न पूछे थे हमारे जमाई राजा से, लेकिन वकील होने के नाते वो इस बारे में किसी भी चर्चा पे बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया कि ये चीज़, ये सब्जेक्ट हमारे अधिकार में नहीं है, हम लोग इस बात पे नहीं बोल सकते क्योंकि ये अभी उसमें उच्च न्यायालय में लंबित मामला है, इसलिए नहीं बोल सकते। तो उन्होंने उनको जो केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है ऐसा जो कह रहे हैं, उसका उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं कही उस बात पर, बस केवल बम ब्लास्ट पर बोल के वो चले गए। सब लोग भी बोले, कांग्रेस के भी थे, इनके भी थे, लेकिन कुल मिला के आखिर में यही हुआ, चाहे कोई सी भी सरकार आए, कोई सी भी सरकार आए, पीड़ित रहेगा, अपराधी रहेगा, और बाकी सब अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। होना जाना वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो पाता है। क्योंकि कहीं साक्ष्य है, कहीं किसी चीज़ की
कोई बता देते हैं ये कारण रहा था, वो कारण रहा था, लेकिन इतना होते हुए भी कुल मिला के दोनों सरकारें आई गई चली गई, लेकिन आज फिर 68 स्कूलों को सुबह सुबह बम ब्लास्ट की धमकी मिली, जिससे कितने बच्चे परेशान हुए। इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि पेरेंट्स, सबके पास तो साधन नहीं होते हैं, इतनी दूर कहाँ से कहाँ कैसे भागेगा आदमी, पहुंचना भी है, उसके बीच में कहीं कुछ हो जाए, बेचारा बच्चा को लेने जाए और उसी के साथ बीच में कोई हादसा हो जाए तो घबराया हुआ इंसान तो भागेगा ही ना बच्चों को लेने के लिए। उनको शांत करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि जब ईमेल जा चुका है तो हर जगह ये खबर फॉरवर्ड हो गई कि धमकी मिली है, धमकी मिली है, धमकी मिली है। बच्चे अलग घबरा गए, स्कूल में हुआ क्या है, अभी तो हम पहुँचे हैं और ये क्या हो रहा है। और इधर पेरेंट्स का हाल ख़राब हो रहा था, बेचारे जैसा था जो था सब छोड़ छाड़ के स्कूल में भागे सारे, पहले अपने अपने बच्चों को लेके स्कूल से आए, तब जाके उन्होंने तसल्ली से अपनी क्या कहते हैं उसको, शांति की सांस ली कि भाई हाँ सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन कल उन्होंने एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात भगवान की दया से नहीं हुई। और आज हुआ सारे स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। गौर करना चाहिए इस बात पे कि ऐसी धमकियाँ कौन देता है, क्यों देता है और क्यों होता है ये सब, इतनी सारी धमकियाँ क्यों मिलती हैं। चलो बाकी सब राधे राधे। ठीक लगे आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हमारे जवाई राजा को भी प्रमोट करना।